नमस्कार दोस्तों, डिजिटल तैयारी में आपका स्वागत है। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम भारत के भौतिक विभाजन की बात कर रहे थे। एक पार्ट हमने कर लिया था, भारत में महान हिमालय पर्वतमाला। दूसरा पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, भारत के मध्यवर्ती मैदान। एनसीईआरटी में इनको उत्तरी मैदान लिखा हुआ है। यूपीएससी वगैरह के नोट्स होते हैं, किताबें आती है, उसके अंदर मध्यवर्ती मैदान लिखा हुआ है। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था तो मैंने आपसे कहा था कि भारत का इस भूमि पर जब इन 5 भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ तो हिमालय पर्वतमाला के निर्माण के बाद हिमालय पर्वतमाला से जो नदियां निकली, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, तो ये नदियां अपने साथ इन पर्वतों की ढलानों से भारी मात्रा में गाद गाद होता है कीचड़, है ना, या फिर छोटे बड़े पत्थर, ये सब बहा के लाई और इन्होंने हिमालय के नीचे जो ये भारत का भाग था वहां पे लाके इसे बिछा दिया। और इनके बिछाने से ही जो है भारत में आज इन मध्यवर्ती मैदानों का निर्माण हुआ है। तो देखो, अपन देखते हैं इसको। सबसे पहले तो भारत के मध्यवर्ती मैदान है क्या? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये महान हिमालय पर्वतमाला है ना, और हिमालय पर्वतमाला से जो नदियां निकली, उन नदियों के द्वारा इस पूरे प्रदेश के अंदर, ये पूरा प्रदेश जो है, यहाँ पे मैदानों का निर्माण हुआ। इसी भाग को जो है हम मध्यवर्ती मैदान, या फिर कई सारी किताबों में जैसे मैंने कहा कि उत्तरी मैदानी प्रदेश लिखा हुआ है। बेसिकली हम इसको मध्यवर्ती क्यों लिखते हैं? क्योंकि भारत के जस्ट उत्तर के अंदर आप देखेंगे तो ये महान हिमालय पर्वतमाला आ गई, और हिमालय पर्वतमाला के अगर आप दक्षिण में जाओगे, यानी कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच में आप जाओगे, हार्टलैंड में जाओगे, तो आपको मैदान मिलेंगे। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? मध्यवर्ती मैदान बोल देते हैं। अब देखिए, इन मैदानों की भी अपनी कुछ विशेषताएं। सबसे पहले तो इन्हीं विशेषताओं के आधार पर क्या है, इन मैदानों को कुछ भागों में बांट दिया गया है। बेसिकली ये भारत के जो मध्यवर्ती मैदान है, इन्हें 4 भागों में बांटा गया, ध्यान रखिए। एक और बात, अगर आपसे पूछ ले कि भारत के मध्यवर्ती मैदान किसका अवशेष है, आप बोलेंगे भारत के मध्यवर्ती मैदान तैथित सागर के अवशेष है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की टक्कर से हुआ है। बात समझ रहे? तो हिमालय जो है, इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है, जबकि जब अंगारा और गोंडवाना के बीच में तैथित सागर था, हिमालय के उठने के साथ ही वो ऊपर उठ गया, उसका पैंदा ऊपर चला गया हिमालय के साथ। अब हिमालय से कई सारी नदियां निकली, तो तैथित सागर की मिट्टी जो थी उसे वापस ये नदियां बहाकर नीचे की तरफ लेके आई और यहाँ पर इसको जमा कर दिया। इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, फिर से मैदानों का निर्माण हो गया। अब देखो, इस मैदान को अपन फिर से 4 भागों में बांट सकते। पहले मैदान जो है उन्हें कहा जाता है राजस्थान के मैदान। उन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान। इसके अंदर देखिए, भारत का महान मरुस्थल जो है, जिसे अपन थार का मरुस्थल कहते हैं, वो भी शामिल है। ये मैदान जो है आपको पड़ेगा, ये राजस्थान का जो इलाका है, यहाँ कुछ ये इस तरीके, ये जो मैदान है ये राजस्थान मैदान कहलाता है। बात समझ रहे? एक्चुअली क्या है, राजस्थान के मैदान जो है सूखे हैं। मैदान की परिभाषा होती है कि ऐसा भूभाग जो जमीन के बिल्कुल पैरेलल है, समानांतर है, तो इसे भी हम मैदान कहेंगे। मैदान का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पे उपजाऊपन होना चाहिए, नदियां होनी चाहिए, गेहूं की खेती होनी चाहिए, ऐसा नहीं। मैदान मतलब ऐसा भूभाग जो जमीन के बिल्कुल समानांतर है। बात यह है कि राजस्थान का मैदान सूखा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा का वार्षिक औसत जो है, एवरेज रेनफॉल, वो 25 सेंटीमीटर से कम है, और जहां पर भी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे हम मरुस्थल की श्रेणी में रखते हैं। इस वजह से इसे हम मरुस्थल या थार का मरुस्थल कहते हैं। फिर देखिए, दूसरे जो मैदान है अपने पास, वो है पंजाब हरियाणा के मैदान। पंजाब हरियाणा के मैदान जो है, इसका निर्माण सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके कारण हुआ है। पंजाब हरियाणा के मैदान बेसिकली आपको मिलेंगे, ये जो हमारा पूरा पार्ट है, ये आगे तक, ये पूरा पंजाब हरियाणा के मैदान। हालांकि हमारे पास इसका बहुत छोटा सा ही भाग है ना। इसका अधिकांश भाग किधर चला गया है? इसका अधिकांश भाग चला गया है पाकिस्तान में, सिंधु और उसकी सहायक नदियों वाला। तीसरे जो मैदान है, उन्हें मैदानों को कहा जाता है गंगा यमुना के मैदान। गंगा यमुना के मैदान, देखिए, गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों द्वारा इन मैदानी प्रदेशों का निर्माण हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये गंगा और इसकी सहायक नदियों द्वारा, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा ये लास्ट, ये जो पूरा मैदानी प्रदेश है,
ये गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश कहलाता है। बात समझ रहे हैं? इसमें अगर आप देखें तो राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग आ जाता है, उत्तर प्रदेश पूरा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारे प्रदेश गंगा यमुना के इन मैदानों में आ जाते हैं। और चौथा जो मैदानी भाग है हमारे पास वो है असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये बेसिकली आती है तिब्बत क्षेत्र से और भारत में इस तरह से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश को पार करके जैसे ही वो असम राज्य में आती है, जैसे ही वो यहाँ पर आती है असम राज्य के अंदर ये बिल्कुल ही फैल जाती है। तो असम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो मैदान निर्माण किया गया है वो है असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। बात समझ रहे हैं? तो हमें ये 4 मैदानी भाग पढ़ने हैं, बारी बारी से अपन पढ़ेंगे एक एक को, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ राजस्थान के मैदान। देखिए राजस्थान के मैदान आप जब पढ़ोगे तो यहाँ की कुछ भौतिक विशेषताएं आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे राजस्थान के मैदानों में सबसे पहले आपको पढ़ने पड़ेंगे बालू का स्तूप, या फिर स्थानीय भाषा में इनको अपन बोलते हैं रेत के टीले, टीबे या धोरे, या इंग्लिश में आप इन्हें सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा राजस्थान में आपको मिलेंगी खारे पानी की झीलें, और राजस्थान में आपको मिलेंगी प्लाया झीलें। और एक बालू का स्तूपों का प्रकार यहां पर मिलता है जिसे बोलते हैं बरखान। बारी बारी से बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बालू का स्तूप। तो देखिए अगर ये मैप आप देख पा रहे हैं तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम के अंदर, ये पूरा जो है ये राजस्थान का मैदान। अब राजस्थान के मैदान में क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला कुछ इस तरीके। तो अरावली पर्वतमाला क्या करती है कि अरब सागर से जो मानसून आता है वो अरावली पर्वतमाला के पैरेलल निकल जाता है, इस प्रदेश में बारिश ही नहीं करता। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो राजस्थान के पूर्वी भाग में तो बहुत बारिश कर देता है, पर जैसे ही अरावली पर्वतमाला से टकरा कर वो आगे बढ़ता है पश्चिम भाग में तो वो सूखा हो जाता है। यही कारण है कि राजस्थान का ये भाग बहुत ही सूखा रह गया, नदियां हैं नहीं। तो लंबे समय तक जब यहाँ बारिश नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा मरुस्थल बन गया, और इसी मरुस्थल को अपन महान भारतीय मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल या फिर थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग। अब मिट्टी के कारण क्या है, यहां पर ऐसे शंकु आकार की आकृतियां बन गई है, ये मिट्टी के इस प्रकार के जमाव हो गए। मिट्टी के इस जमाव को ही अपन क्या कहते हैं, बालू का स्तूप, टीले, टीबे, या फिर एक नाम और क्या है आपके पास इंग्लिश में, सैंड ड्यून। बात समझ रहे? कई तरह के हो सकते हैं, इनका आकार कई तरीके से होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल हो सकते हैं, ट्रांसवर्स हो सकते हैं, यानी कि ये इस प्रकार से बन सकते हैं, है ना, ये इस प्रकार से बन सकते हैं ऐसे। ये एक और सैंड ड्यून्स का ही टाइप है बरखान। इसमें क्या होता है, ये बरखान जो है अर्धचंद्राकार आकृति का बन जाता है। हाफ मून शेप कैसे होता है, ऐसे यूं यूं बन जाता है। बात समझ रहे? तो कई सारी आकृतियां यहाँ पे बन जाती हैं। तो बेसिकली इस पूरे मैदानी प्रदेश में क्या है, सैंड ड्यून्स की भरमार है। हालांकि कई कई जगहों पर जहां पर वर्षा का औसत 25 से 50 सेंटीमीटर तक है वहां पर आपको स्टेपी प्रकार की वनस्पति मिल जाएगी। स्टेपी प्रकार की वनस्पति का मतलब है घास के मैदान। यहाँ पर क्या है, कोई ज्यादा बड़ी वनस्पति तो होती नहीं है। थार का मरुस्थल तो बिल्कुल ही वनस्पति विहीन है, यहाँ पे कोई वनस्पति नहीं है। हाँ, कुछ जो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो इलाके हैं, जो अरावली पर्वतमाला के सहारे सहारे चलते हैं, वहां पे जरूर आपको लंबे घास के मैदान मिल जाते हैं, कुछ कांटेदार वृक्ष मिल जाते हैं, है ना, झाड़ियां मिल जाती है, कंटीली झाड़ियां जिनकी छोटी छोटी पत्तियां होती है। तो ये यहाँ की विशेषता है। फिर देखिए खारे पानी की झीलें। देखिए राजस्थान का मैदान एक ऐसा भाग है भारत का जहां पर सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें। ये माना जाता है कि राजस्थान का जो ये मैदानी प्रदेश है ना, ये बहुत लंबे समय तक टैथित सागर के नीचे था, टैथित सागर का बॉटम था। जब ये पूरा के पूरा प्रदेश बाहर आया, यानी टैथित सागर खत्म हो गया और ये पैंदा टैथित सागर का ऊपर की तरफ उठ गया, तो जो भी टैथित सागर के तल में, पैंदे में जो खड्डे थे या निचले स्थान थे, गहरे स्थान थे, वहां पर समुद्र का खारा पानी इकट्ठा हो गया। और जब ये भूभाग ऊपर आया तो इन खड्डों में क्या रहा, ये खारा पानी रह गया।
साथ ही साथ क्या है कि राजस्थान की जो पश्चिम क्षेत्र की मिट्टी है ना, ये बहुत ज्यादा नमकीन है, लवणीय है, सॉल्टी है। जैसे ही यहां पर कहीं पर भी पानी भी इकट्ठा होता है ना, तो थोड़े समय में ही वो खारा हो जाता है। जमीन के नीचे से भी जो पानी निकलता है ना, वो अधिकतर खारा निकलता। बात समझ रहे? तो राजस्थान के खारे पानी की जो झीलें हैं, कभी पूछ ले किसका अवशेष है, तो ये टेथिस सागर का अवशेष है। जैसे यहाँ की प्रसिद्ध झीलें हैं सांभर, पचपदरा, डीडवाना, डेगाना, कावोद, लूणकरणसर, ये सब यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें। भारत में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें जो है ना, वो राजस्थान में। सांबर झील जो है, यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है और ये पूरे एशिया में सबसे बड़ा आंतरिक नमक का उत्पादन केंद्र है। अंतः नमक का उत्पादन, देखो नमक का उत्पादन क्या है, समुद्र के किनारों पर होता है ना, समुद्र का पानी होता है उससे। पर यहाँ पर क्या है, समुद्र का किनारा नहीं है, यहाँ पर बीच में ही आपकी खारे पानी की झील है जहां से नमक का उत्पादन किया जाता है। तीसरा देखो मैंने यहाँ लिखा था प्लाया झीलें। प्लाया झीलें क्या होती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झीलें प्लाया झीलें कहलाती। प्लाया लेक्स क्या होते हैं? देखो जैसे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे बालू का स्तूप होते हैं दो बड़े बड़े, तो बारिशें वगैरह जब होती है ना, तो इनके बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है कुछ समय की। बात समझ रहे हैं? बालू का स्तूप है, दो बालू का स्तूप, इनके बीच में निचला स्थान है, बारिशें होती है तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, तो कुछ समय के लिए क्या छोटी मोटी झील जैसी बन जाती है। हालांकि जैसे गर्मी पड़ती है पानी सूख जाता है, और क्योंकि मैंने आपसे कहा है नमकीन बहुत ज्यादा है, ये लवणीय मिट्टी है, तो क्या होता है, नमक इस पानी में घुल जाता है। जैसे ही झील सूखती है ना, उसके ऊपर एक सफेद नमकीन परत आ जाती है। तो ऐसी अस्थायी झीलें जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में जो बनती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्लाया झीलें। तो देखो राजस्थान के मैदानों की विशेषताएं क्या क्या हुई? बालू का स्तूप, खारे पानी की झीलें, प्लाया झीलें और बरखान। बरखान एक प्रकार के बालू का स्तूप ही है, बस इनकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है। ठीक है, तो ये कौन से मैदान थे? राजस्थान के मैदान। आगे बढ़ेंगे अपन, दूसरे मैदान जो मैं लूंगा वो लूंगा मैं पंजाब हरियाणा। देखो पंजाब हरियाणा के मैदानों में क्या है, बेसिकली आप देखें तो ये वाला पार्ट भारत के अंदर, ये वाला, ये पंजाब हरियाणा के मैदानों। हालांकि क्या है, ये मैदान अगर मैं आपसे और बताऊं तो आगे तक भी है, ये मैदान पूरा यहां तक फैला हुआ, ये भी पंजाब का मैदान ही कहलाता। पर ये पोर्शन क्या है, पाकिस्तान में चला गया, अपने पास छोटा ही पोर्शन। तो बेसिकली क्या है, सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, देखो सिंधु मुख्य नदी है, ये सिंधु नदी बिल्कुल यहां से आती है, ये सिंधु नदी है। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी देखो, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, देखो दो नदियां होती है ना, दो नदियां, इनके बीच का जो ये क्षेत्र होता है ये कहलाता है दो आब। क्या कहलाता है? दो आब। दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दो आब। आब एक अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है पानी। तो अब क्या है, यहां पे आप देखो जितनी भी नदियां हैं, जैसे सिंधु और झेलम, इनके बीच का जो दोआब का क्षेत्र है ना, उसको कहते हैं सिंध। झेलम और चिनाब, इनके बीच का जो दोआब है उसको कहते हैं चाज। चिनाब और रावी, इनके बीच का दोआब कहलाता है रिचना। रावी और व्यास, इनके बीच का दोआब कहलाता है वारी। और व्यास और सतलुज के बीच का दोआब कहलाता है बिस्त। क्या कहलाता है? बिस्त। तो ये तो थी नदियां, और ये क्या थे? दोआब। तो देखो यहाँ पे कितने दोआब हो गए, 1 2 3 4 और 5। पंजाबी में 5 को कहते हैं पंज। यहाँ पे आप कितने हैं? 5 आप, इसलिए इस पूरे मैदान का नाम क्या हो गया? पंजाब। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये आब के नाम याद रखने पड़ेंगे, कौन सी दो नदियों के बीच में कौन सा आब है? सिंध, चाज, रिचना, वारी और विस्त। ठीक है, उसके बाद देखिए इन मैदानी भागों के अंदर जो उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदान खूब है यहाँ, उन उपजाऊ मैदानों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है बेट। कहा जाता है, क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? बेट। उपजाऊ मैदानों को, जहां पर जलोढ़ मिट्टी है,
हर साल जो है मिट्टी बहाकर लाई जाती है। फिर देखो ये सिंध, चाज और रिचना जो है ये तो अपने पास नहीं है, अपने पास मुख्यतः बारी और बिस्त है। ये वाले प्रदेश जो है यहाँ पर आप देखोगे तो एक है आपके यहाँ पे सतलुज नदी, एक है आपके पास व्यास नदी, और यहाँ पर एक है आपके पास रावी नदी। बात समझ रहे? ये चिनाब और जो झेलम नदियां है ना, चिनाब और झेलम, ये तो क्या सीधी चली जाती पाकिस्तान में। अपने आप पे ये रावी नदी का कुछ पार्ट है, बाकी व्यास और नदियां जो है इन्हीं से बने हुए। तो ध्यान रखिएगा, इन दुआब को आपको याद करना पड़ेगा। उपजाऊ मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। इन मैदानों की जो सबसे प्रमुख फसलें हैं ना, वो है गेहूं, चावल और गन्ना। गेहूं और चावल गन्ने का उत्पादन यहाँ पे बम्पर होता है। पंजाब को आप अन्नदाता भी कहते हो, गेहूं का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है यहाँ पे। फिर देखिए तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो अपने पास है वो है गंगा यमुना के मैदान। गंगा यमुना, ठीक है। अब देखिए गंगा यमुना के मैदान जो है अगर आप देख पा रहे हैं तो ये यहाँ पर है, ये गंगा यमुना। गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई गई है वो है ये, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें राजस्थान का थोड़ा उत्तर पूर्वी भाग आ रहा है, इसके अंदर मुख्यतः उत्तराखंड के दक्षिणी भाग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश इसमें पूरा आ रहा है, बिहार पूरा आ रहा है और पश्चिम बंगाल पूरा आ रहा है। अब इसको भी क्या इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे इसने क्या किया, सबसे पहले ये वाला जो ये वाला ये है ऊपरी गंगा मैदान, ऊपरी गंगा, अपर गंगा प्लेन। फिर आप देखो ये वाला जो पोर्शन है यहां, ये है मध्य गंगा मैदान, और सबसे लास्ट में अगर आप देख पा रहे हैं ये वाला जो है तो ये है लोअर गंगा प्लेन या निम्न गंगा, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। खास करके ये अपर गंगा जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश हैं ये, फिर उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो बिहार से लगने वाला पार्ट है और बिहार पूरा जो है ये मध्य गंगा मैदान, और पश्चिम बंगाल जो है वो निम्न गंगा मैदान। अब देखो इन सबकी है ना कुछ कुछ खासियत है। जैसे ये ऊपरी गंगा मैदान है ना, यहां पर भौतिक विशेषताएं जो आपको मिलेंगी वो है भाबर और तराई। क्या मिलेगा? भाबर और तराई। मध्य गंगा मैदान जो है यहां पर आपको मिलेंगी 2 प्रकार की मिट्टियां, खादर और बांगर। क्या मिलेगा? खादर और बांगर। और निम्न गंगा मैदान जो है यहां पर आपको जो भौतिक विशेषता मिलेगी वो मिलेगी डेल्टा। तो इसमें से सवाल पूछते हैं, गंगा यमुना मैदान सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखो क्या क्या होता है, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं। देखो जैसे क्या होता है, कोई पर्वत, इस पर्वत से कोई नदी निकलती है ना, ग्लेशियर है, अब ये नदियां बहती बहती मैदानों में आती है और फाइनली जाकर ये किसी महासागर में जाकर या सागर में जाकर गिर जाती। अपन बात गंगा नदी की करें, गंगा नदी क्या जब इन पर्वतीय ढलानों से बहती है ना तो अपने साथ क्या करती है, छोटे बड़े पत्थर चट्टाने सब बहा के लाती। ऐसे इसके साथ कंकड़ पत्थर खूब सारे आते, खूब सारे कंकड़ पत्थर आते। आप उत्तराखंड वगैरह में जाओ तो नदी के किनारों पर आपको छोटे बड़े पत्थर चट्टाने मिलेंगे। तो नदी के आसपास जब ये छोटे बड़े पत्थर चट्टाने ये इकट्ठा हो जाते हैं, एक दीवार जैसी लगती है। नदी के किनारों पर छोटे बड़े पत्थर और चट्टानों की एक दीवार सी खड़ी हो जाती है। इसी दीवार को अपन क्या कहते हैं? इस दीवार को अपन कहते हैं भाबर। नदी थोड़ा और आगे बढ़ती है, मैदानी क्षेत्र के संपर्क में आती है। आप देखिए यहां से नदी जब ऊपर उतर जाएगी ना तो फिर मैदानी क्षेत्रों के संपर्क में आएगी, मिट्टी के संपर्क में आएगी। तो नदी के किनारों पर क्या होता है, दलदली क्षेत्र बन जाता है, दलदल बन जाता है। इस दलदल को ही अपन क्या कहते हैं? तराई। तराई क्या है? एक प्रकार का दलदल है। खासकर उत्तराखंड के इलाकों में आप देखोगे ना, उत्तराखंड के दक्षिणी इलाके जो है गंगा यमुना के आसपास के क्षेत्र है, वहां पर दलदल हो जाता है। इस दलदल में बहुत सारी उपजाऊ वनस्पति उगती है, वहां पर औषधीय वनस्पति उगती है। गंगा आपने सुना होगा हिमालय की जड़ी बूटियां वो इसी तराई क्षेत्र में ही उगती। तो नदी के किनारों पर जब ये दलदल बन जाता है ना,
इस दलदल को अपन क्या कहते हैं, इस दलदल को अपन कहते हैं तराई। मानसून के समय क्या होता है, नदियों के अंदर बाढ़ आती है तो ये नदियां अपने साथ भारी मात्रा में जो पर्वतों का अपर्दन करके मिट्टी लेके आती है, उस मिट्टी को ये मैदानों के अंदर बिछा देती। आपको पता होगा जैसे गंगा यमुना की सहायक नदियां हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जैसे बिहार में कोसी नदी है, ये मानसून के अंदर बाढ़ लाने के लिए बदनाम है। तो बाढ़ में क्या होता है, नदी का पानी जो है अपने बहाव क्षेत्र को छोड़ के गांवों में, शहरों में, इस प्रकार से खेतों में यूं फैल जाता है। धीरे धीरे फिर मानसून जब खत्म होता है तो बाढ़ का पानी वापस उतरता है और नदियां अपने मुख्य मार्ग से बहने लग जाती। पर नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो ये मिट्टी थी ना, ये मिट्टी क्या होती है, इस पूरे क्षेत्र में फैल जाती। नदियां हर साल ये नई मिट्टी लेके आती। नदियां जो मिट्टी बहाकर लाती है ना, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई इस मिट्टी को अपन कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और नदियां जो नई जलोढ़ मिट्टी बहा के लाती है ना, को बोलते हैं अपन खादर। क्या बोलते हैं, खादर। खादर खाद से बना है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी जो कि निचले मैदानी भागों में बिखर जाती है, उसे हम कहते हैं खादर। अब क्या होता है, ये मिट्टी पुरानी होने लगती है। एक फसल निकल गई, दो फसल निकल गई, उपजाऊपन इस मिट्टी का कम हो जाता है। साथ ही साथ हवा के साथ क्या होता है, मिट्टी उड़ उड़कर मैदानों में जो ऊंचे भाग होते हैं वहां पर चली जाती। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो कि थोड़ी कम उपजाऊ है और ऊंचे मैदानी भागों में मिलती है, उसको अपन कहते हैं बांगर। उसको अपन क्या कहते हैं, बांगर। तो खादर तो कैसी है, नई जलोढ़ मिट्टी है, और बांगर कैसी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बात समझ जाओगे। फिर देखो, नदियां जब मैदानों से निकल के समुद्र तक पहुंचती, कहां पहुंचती है, समुद्र। तो नदियों के द्वारा क्या होता है, पानी बहुत कम हो जाता है। नदियां अनेक छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है, ऐसे बहुत छोटी छोटी धाराएं बन जाती और यहां पर एक दलदल बन जाती। तो नदियों का समुद्र में गिरने से पहले अनेक छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाना, ये क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। क्या कहलाता है, डेल्टा। नदियों द्वारा समुद्र में गिरने से पहले अनेक छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाना और दलदल बनाना, उसे अपन क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो लास्ट में जाते जाते गंगा नदी जो है ये अनेक छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, वो भी गंगा के साथ अनेक छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यहां पर ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है, जिसे अपन सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं। ये सुंदरबन का डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। बात समझ रहे। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों की विशेषताएं हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान रखना। पहले ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा मैदान। ऊपरी गंगा की विशेषताएं क्या क्या थी, आपने पढ़ी, भाबर और तराई। मध्य गंगा में खादर और बांगर। निम्न गंगा में क्या पढ़ा आपने, डेल्टा। तो ये क्या थे, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। ठीक है। आखिरी मैदानी क्षेत्र जो अपने पास बच गया है, चौथा, वो है असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा, असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब देखो आप, ब्रह्मपुत्र नदी जो है चीन में से इस तरह से निकलती है तिब्बत क्षेत्र में और भारत में इस तरह से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश आसाम राज्य में बहने के बाद ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण। आप देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये अपनी पूरी घाटी के अंदर, क्योंकि ये भी भारी मात्रा में मिट्टी और गाद बहाकर लाती है, तो इसने असम राज्य के अंदर खास करके एक बड़े मैदान का निर्माण कर दिया है, इसलिए इसे अपन असम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। देखो इसकी क्या विशेषता है, इस नदी की विशेषता है नदीय द्वीप। क्या, नदीय द्वीप। देखो द्वीप क्या होता है, द्वीप ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऐसा कोई भूभाग, ऐसी कोई जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, तो अपन उसे क्या कहते हैं, द्वीप। अब क्योंकि ये नदी के पानी से घिरा हुआ है, इसलिए क्या, नदीय द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है। असम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी बहुत चौड़ी हो जाती है। ऐसे में नदी के बीच में अगर कोई ऊपर उठा हुआ भाग है, कोई ऊपर उठे हुए भाग है, ये कुछ इस तरीके से है ना,
तो क्या होता है, नदी का पानी जो है इनके चारों तरफ से निकल जाएगा इस तरीके से, और ये भाग बीच में ऊपर उठे हुए रह जाएंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषता है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पाए जाने वाले ये नदीय द्वीप, बहुत कई किलोमीटर चौड़े हैं ये द्वीप। सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो है वो है माजुली। कौन सा है? माजुली। माजुली कहां पर है? असम में। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? माजुली। ये कहां मिलेगा आपको? असम ब्रह्मपुत्र के मैदानों के अंदर मिलेगा, है ना। माजुली को इतना बड़ा है, मतलब आप सोचो 2016 में माजुली को एक जिला घोषित किया गया। माजुली को एक जिला घोषित किया गया 2016 में, इतना बड़ा है, ठीक है। फिर एक चीज और याद रखोगे, असम ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है यहां पे बहुत ही घने जंगल है। यहीं पर है वो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, वो यहीं पे मिलता है। घने जंगलों के लिए भी ये मैदान प्रसिद्ध, ठीक है। तो इस मैदान में आपको ये माजुली द्वीप याद रखना, इसमें क्वेश्चन बनता है तो फिर यही बनता। तो देखिए अभी तक हमने जो भी चीजें करी वो सब आपके सामने नोट्स के बनाने हैं आपको, मैंने जो भी बोला, तो पीपीटी अवेलेबल है। देखो भारत की उत्तरी मैदान में क्या है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उनकी सहायक नदियों द्वारा ये मैदानों के निर्माण हुए हैं। जलोढ़ मिट्टी से ये बने हुए मैदान, जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल, नदियों द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है। कुल क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर का है, लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर ये चौड़ा है। फिर देखिए 4 भागों में बांटा था। सबसे पहले मैंने किए थे राजस्थान के मैदान, है ना। अरावली पर्वत के पश्चिम में इनका विस्तार है। कई सारी यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं, सांभर, डेगाना, कुचामन, पचपदरा, डीडवाना, यहाँ पर एक खारे पानी की झीलें जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। अधिकांश मैदान में रेत के विशाल खंड है, ये रेत के बड़े टीले जो है एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। यहाँ पर अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, कई सारे टीले जो आपको मिल सकते हैं। प्लाया झीलों के बारे में मैंने आपको बताया था, मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झीलें जिन्हें अपन प्लाया झीलें कहते हैं। पंजाब हरियाणा के मैदान है, देखिए सतलुज, व्यास, रावी नदी से संबंधित जो मैदान है उसमें मैंने आपको वो 5 जो दुआब बताए थे उनके नाम आप याद रखना। यहाँ पे सिंधु नदी की ओर इनके ढलान है। राजस्थान के मैदानों से दक्षिण पूर्वी भाग जो है लगा हुआ जो है वो रेतीला है। पंजाब हरियाणा का जो भाग है ना, कुछ भाग वो राजस्थान के मैदानों से भी लगता है। तो पंजाब का दक्षिणी भाग, हरियाणा का दक्षिणी भाग वो है रेतीला, वहां तक मरुस्थल का विस्तार है। अदरवाइज ये पूरा जिसको कहते हैं ना उपजाऊ है। सूक्ष्म क्षेत्रीय आधार पर देखिए यहाँ पर बारी और बिस्त दुआब, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। भिवानी बाग, ठीक है, हरियाणा का कोई खास चीज नहीं है, वो तो आप 5 जो दुआब है उनको याद रखना, उसमें आपका काम हो जाएगा। गंगा के मैदानों में देखिए मैंने आपको भाबर बताया, तराई बताया, खादर बताया, बांगड़ बताया, डेल्टा बताया, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, तो ये आप अपने हिसाब से इसको समझ के आप लिखना। नदियों द्वारा जब नदियां समुद्र में गिरने से पहले छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है, डेल्टा कहलाता है। तराई, नदियां जब पर्वतों से नीचे निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है पहली बार, तो नदियों के आसपास जो दलदल बन जाता है उसे अपन तराई कहते हैं। बाकी आपके सामने सारे लिखे हुए। खादर, नई जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ होती है। बांगड़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, कम उपजाऊ होती। लास्ट था ब्रह्मपुत्र के मैदान, असम घाटी के अंदर इसका विस्तार है ना। माजुली याद रखना है, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ऊपरी असम घाटी और निम्न असम घाटी में इसको अपन बांट सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपके काम का नहीं, लंबा चौड़ा हो जाता है। आप तो इसमें माजुली द्वीप को याद रखना। इसमें से अगर आप जिस लेवल पे एग्जाम देने जा रहे हैं, में क्वेश्चन आया जिसमें सामान्य जीके आती है, तो माजुली द्वीप ही आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे खत्म होता है अपना मध्यवर्ती मैदान, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इनको लिखिए, आप नोट्स बनाइए अपने हाथ से, तब चीजें होंगी, तब आपको जैसे आप ऑफलाइन जाते हैं उसका मजा आएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर में यही सप्ताह समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रायद्वीपीय भारत को लेते हैं, उसको भी अच्छे से समझते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर में यही खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।